मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, बुलंदशहर की आवाज़ बुलंद करने वाले, लगातार वहाँ से सांसद के नाते चुनकर आने वाले मेरे मित्र, युवा नेता आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी, मेरी बहना जो पुणे की है और मैं भी पुणे से ही आता हूँ, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है और राज्यसभा पर सांसद है, ऐसी श्रीमती मेधा कुलकर्णी जी, मेरे मित्र और आयुर्वेदिक कंपनी जो बहुत ही क्वालिटी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ और हमेशा नित्य नूतन इस प्रकार के संशोधन करके अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते करते आगे बढ़ने वाली सांडू ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा। ये जो सांडू कंपनी है उसके मालिक माय होम इंडिया के एक अभिभावक डॉक्टर शशांक सांडू जी, माय होम इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पत्रकार और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक और एक प्रखर वक्ता, केरला के हैं लेकिन हिंदी और इंग्लिश तो ठीक है लेकिन हिंदी इतना सुंदर बोलते हैं, केजी सुरेश जी, और माय होम इंडिया के साथ लगभग 18 साल से उनका जुड़ना है। पास में बैठे हुए वहाँ पर बलदेव राज सचदेवा जी, आप कंपनी सेक्रेटरी है, लॉयर है, टैक्सेशन की बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, लेकिन जब से माय होम इंडिया की जानकारी मिली, कार्यक्रम में आना शुरू किया, वो सक्रिय हो गए और गए 4 वर्ष से अधिक काल हो गया वो राष्ट्रीय, क्षमा चाहता हूँ, दिल्ली एनसीआर के आप अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी देख रहे। आज एक कार्यक्रम के लिए सबको बुलाया है और जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। ये कितने कार्यक्रम करता है, एक कार्यक्रम खत्म होता है, घर पहुंचते हैं तब तक दूसरा फोन आ जाता है कि फलाने तारीख को कार्यक्रम में आपको आना है। देखिए, मैं तो सुधरने वाला हूं नहीं, राष्ट्रवाद का जागरण करना ये मेरा कर्तव्य है, जो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिखाया है वो लगातार करता आ रहा हूँ। और माय होम इंडिया का ये जो राष्ट्रवाद पर मंथन करके वर्टिकल है, इस माय होम इंडिया के राष्ट्रवाद पर मंथन के माध्यम से इस देश को बदनाम करने वाले षड्यंत्रकारी, इस देश को तोड़ने के लिए जो पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं, ऐसे वामपंथी कामरेड्स, अर्बन नक्सल्स, जो डीप स्टेट जिनको कहते हैं कि जो अरबों खरबों रुपया डालकर भारत माता को टुकड़ों में बांटने का प्रयास और आर्थिक दृष्टि से हमारे देश पर प्रभुत्व निर्माण करने का दुष्ट प्रयास करने वाले इस्लामिक कट्टरतापंथी, ऐसे अनेक शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए भारतीय समाज की, भारतीय युवाओं की तैयारी करने की दृष्टि से जन जागृति का काम हम अलग अलग कार्यक्रमों से करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में हमने हूल दिवस 4 वर्षों से मना रहे हम, जबकि दिल्ली में हूल दिवस मनाया तो जाता था लेकिन बहुत ही छोटे मात्रा में जो संथाली भाई बहन दिल्ली में रहते हैं कहीं एकत्रित आकर मनाया तो मनाया, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो कोई नाच गाने का फेस्टिवल नहीं था। लेकिन हूल दिवस का भव्य कार्यक्रम इसी सभागार में, इसके 3 गुना सभागार में BL संतोष जी के उपस्थिति में, आप सब लोगों को स्मरण होगा, कई लोग आए भी होंगे उसमें, क्योंकि जिसकी जानकारी ही नहीं है लोगों को, और वो जानकारी होना बेहद जरूरी है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हम करते हैं।
महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती बड़े पैमाने पर दिल्ली में करने का काम माय होम इंडिया का राष्ट्रवाद पर मंथन करता है। स्वातंत्र वीर सावरकर जी के जयंती का बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में माय होम इंडिया करता है। माय होम इंडिया के माध्यम से पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जी के जयंती का कार्यक्रम होता है। यहां पर एक पुस्तक रखी हुई है, मेरा आप सबसे निवेदन है, हम जाते हैं ऐसे ही मॉल में कहीं तो 500 रुपया ऐसे ही कम से कम उड़ाकर आते हैं। यहाँ 200 रुपये में आपको एक ऐसी किताब जिसके विमोचन का कार्यक्रम महाराष्ट्र सदन में 2 महीना पहले हमने किया था, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी प्रमुख वक्ता थे, आपको याद होगा, लेफ्ट टर्माइट्स वामपंथी दिमक, मेधाताई डावी वाळवी जे अभिजीत जोगांचं पुस्तक है, मोहन जी ने उसका विमोचन पुणे में किया था। लेकिन मोहन जी ने उस कार्यक्रम में कहा था कि ये हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए और इसका दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। वो कार्यक्रम हमने किया, उस दिन जितनी किताबें लाई थी सब खत्म हो गई, लोगों को मिली नहीं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग का जो सुरुचि प्रकाशन है, उन्होंने इस पुस्तक को पुनर्प्रकाशित किया है और आप लोगों के लिए सुविधा के लिए केवल 200 रुपये में वो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी पुस्तक उपलब्ध है। ऐसी पुस्तक है जो वामपंथियों का षड्यंत्र पूरे दुनिया में कैसे चलता है उसको प्रत्येक सबूत के साथ बहुत सुंदरता से पुणे के अभिजीत जोग जी ने लिखा हुआ है। हमने खरीदना चाहिए, खरीद कर पढ़ना चाहिए और पढ़ने के लिए लोगों को देना चाहिए। इसी सभागार में 2012 में इसी स्थान पर कियांग नांगबा और रानीमा गाइडिनल्यू की जानकारी बताने का कार्यक्रम हमने किया था, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं हुआ था और गुमनाम स्वाधीनता सेनानियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने लाए। हम अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों में इन गुमनाम पूर्वोत्तर भारत के स्वाधीनता सेनानियों की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहे। 20 साल की यात्रा में नेस्ट फेस्ट का एक जबरदस्त कार्यक्रम, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा पूर्वोत्तर वासियों का अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो सरकार नहीं करती है, जो एक सामाजिक संगठन करता है, नेस्ट फेस्ट जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल, उसका इस बार 8वां चैप्टर है, 8वां नेस्ट फेस्ट तालकटोरा स्टेडियम में 3 और 4 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें आप सबको अभी से मैं आमंत्रण दे रहा हूं। इस बार 2 दिन का है और 25,000 युवा 2 दिन तालकटोरा स्टेडियम में सुबह से शाम तक आएंगे, जाएंगे, अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी आपको बता के रख रहा हूं कि 3-4 अक्टूबर रिजर्व करके रखिए। दोनों सांसदों को मेरा करबद्ध निवेदन है कि 3-4 अक्टूबर में 1 घंटे के लिए दिल्ली आकर जाइए। उस समय सदन नहीं चलेगा, लेकिन आप आकर देख कर जाइए क्या होता है। और मेधा जी, पिछले वर्ष हमने समर्थ व्यायाम मंदिर का मल्लखांब पद्मश्री उदय देशपांडे जी को यहाँ लाकर दिखाया था और वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए था कि इस तरह से जिम्नास्टिक्स में तो हम तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे साथ टक्कर देने वाले महाराष्ट्र के ये बच्चे जो मल्लखांब करते हैं, और वो सारे मल्लखांब करने वाले जो बच्चे थे वो सब दिव्यांग थे। दिव्यांगों का मल्लखांब था, जिसका आपने इस डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा कार्यक्रम शुरू होने से पहले। और एक कार्यक्रम की घोषणा मैं अभी कर रहा हूं जो भारतवर्ष में पहली बार होने जा रहा है। हर कार्यक्रम का कोई ना कोई संदेश होता है, खास करके हम जब कार्यक्रम करते हैं तो उसका कुछ मैसेज होता है। तो ये जो पहली बार होने जा रहा है कार्यक्रम, वो 30 अगस्त को है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो स्पीकर हॉल है बाजू में, वहां पर वो कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम का नाम है दारा शुकोव बलिदान दिवस। भारत में आज तक किसी ने यह दिवस मनाया नहीं है। औरंगजेब अपने सगे बड़े भाई की हत्या करता है, उस दारा शुकोव की हत्या करता है जो उर्दू फारसी बोलता नहीं, सिर्फ संस्कृत में बात करता है।
वो बड़ा भाई जो शहंशाह के बाद में इस देश का अगर राजा बनता तो हिंदू मुसलमान की समस्या ही खत्म हो जाती, क्योंकि वेद और उपनिषदों का अभ्यासक दारा शुको सच्चा हिंदू मुसलमान था। लेकिन दुर्भाग्य से नियति के चक्र कुछ उल्टे घूम गए और औरंगजेब ने दारा शुको की हत्या की, अपने बाप को जेल में ठूस दिया। आज आपको बताना चाहता हूं, आज 1 अगस्त है। जिस तरह से ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के पुण्यतिथि का दिवस है, जिस तरह से लोकशाही रन्ना भाऊ साठे जी के जन्म जयंती का दिवस है, उस तरह से ये आज का ही दिन है कि औरंगजेब ने अपने बाप को, शाहजहां को जेल में डाल दिया था। आज का ही दिन है। अपने बाप को जेल में डालने वाला, अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी हथियाने वाला, मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों की तामीर करने वाला औरंगजेब और औरंगजेब को मानने वाले जो इस भारत में रहते हैं, वो भारत छोड़कर चले जाए। उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमको मुसलमान से समस्या नहीं है। दारा शुको भी मुसलमान था। इसलिए 30 अगस्त के कार्यक्रम का मैसेज है, जो दारा शुको को मानेंगे वो भारत में रहेंगे, जो औरंगजेब को मानेंगे उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। सब लोग आएंगे 30 अगस्त को। भारत के इतिहास में पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, इतिहास में पहली बार। मुझे ढूंढ के दिखाइए कि दारा शुको बलिदान दिवस का कहीं कार्यक्रम किसी ने भी किया। माय होम इंडिया करेगा। और उस कार्यक्रम में एक बहुत प्रखर वक्ता पुणे से ही आएंगे, अविनाश धर्माधिकारी जी, और उस विषय पर वो बोलेंगे। बहुत प्रखर वक्ता है, आप इंटरनेट पर जाकर उनके भाषण सुनिए। हालांकि मराठी में रहते हैं लेकिन हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते। तो ये मेरे मुख्य वक्ता का विषय नहीं था, मैं मेरा विषय अभी शुरू कर रहा हूं। साथियों, आज के ही दिन 1940 में सरदार उधम सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। जालियांवाला बाग का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह पहुंच गए थे और उन्होंने जनरल ओडवायर की हत्या कर दी थी और अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया था। हमने आज के दिन उनको स्मरण करना चाहिए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। तुलसीदास के बहुत सारे वचन तो हम सुनते रहेंगे, लेकिन 2 वचन हमने हमेशा याद रखने चाहिए। रघुकुल की रीत सदा चली आई, के प्राण जाहू पर वचनु न जाई। हम अपना वचन नहीं तोड़ते हैं, प्राण जाता है लेकिन हम वचन नहीं तोड़ते हैं। और दूसरी पंक्ति हमने ध्यान में रखनी चाहिए तुलसीदास जी महाराज की, विनय न मानत जलदी जड़ गए 3 दीन बीती, बोले प्रकोप प्रभु राम तब भय बीनु ना होय प्रीति। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को इशारा दिया कि आप, हमने इतनी सारी बातें करके देखी, स्वाधीनता से लेकर आज तक इतनी सारी बातें करके देखी, लेकिन आप तो मानते नहीं है। अटल जी ने प्रेम का संदेश भेजकर देखा, लाहौर तक बस जाकर भेजकर देखी, क्या क्या नहीं किया आपसे प्रेम जताने की। लेकिन मोदी जी का संदेश है कि एक तरफा रस्म वफा अभी चलने वाला नहीं है। ये 1 साइडेड लव स्टोरी मोदी के युग में चलने वाली नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर ने जाकर ऐसा ठोक दिया है कि आने वाले 15 वर्ष पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की बात भी नहीं कर सकेगा, बात भी नहीं कर सकेगा। मोदी जी का, अमित भाई का, राजनाथ जी का जो भाषण है संसद में, वो आप सबने जरूर डाउनलोड करके बार बार सुनना चाहिए। ऐसा भाषण है। आज मुंशी प्रेमचंद जी की भी जयंती है, जिन्होंने गोदान लिखा, कफन लिखा, रंगभूमि लिखा, प्रेमाश्रम लिखा और उपन्यास सम्राट की उनको उपाधि पुणे में दी गई। पुणे में हिंदी साहित्य की जो सभा है, मुंशी प्रेमचंद जी को दिल्ली से कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला।
मुंशी प्रेमचंद जी को उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सो कॉल्ड हिंदी हार्टलैंड में इतने महान लेखक को कोई पुरस्कार नहीं मिला। उनको पुरस्कार देने का काम उस पुणे ने किया जिस पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। आज लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर जी की भी जयंती है, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के एक बहुत सच्चे और अच्छे भक्त थे और उनके ही शुरू किए हुए विद्यालय में उनकी पढ़ाई हुई। और उसके बाद में उन्होंने, पहले तो भक्ति की तरफ जाने वाले पांगारकर जी, जब से लोकमान्य तिलक जी का परिस्पर्श उनको जीवन को हुआ, तब जाकर उन्होंने प्रखर देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर साहित्य निर्मित की। इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है जो आज हम मना रहे हैं? अमेरिका का निर्माण करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति माना जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसका एक बहुत सुंदर इंग्लिश वचन है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम तो सब लोग स्वाधीन तो हैं, लेकिन ये स्वाधीनता का मोल क्या है, इसकी प्राइस क्या है? इतने सारे परिवार इस देश की स्वाधीनता के लिए तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। बोलने की आजादी नहीं थी, लिखने की आजादी नहीं थी, गाने की आजादी नहीं थी, खाने की आजादी नहीं थी, देव पूजा की आजादी नहीं थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की आजादी नहीं थी। और हमारी आजादी को, हमारी स्वतंत्रता को छीनने वाले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इस देश के कोने कोने में लोगों ने बलिदान दिए हैं। बलिदान दिए, उनको क्या मिला? जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, उनको क्या मिला? उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के वचन को, हतवा प्राप्य से स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष से महिम, को साकार किया। मर जाऊंगा तो स्वर्ग का धनी हूंगा, और अगर जीत गया तो इस भूमि का स्वामी कहलाऊंगा, तो मौत से डर किस बात का? ये बोलने वाले कई सारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से लेकर कई सारे शहीद नहीं, शहीद नहीं, शहीद शब्द का उपयोग मत कीजिएगा। इस्लामिक शब्द है शहीद, ध्यान रखिएगा। इस्लामिक जिहाद करते करते, काफिर को मारते मारते जो मोमिन मर जाता है वो शहीद होता है। अब क्या भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इस्लामिक जिहाद करने के लिए मर गए थे क्या? तो क्यों हम उनको शहीद कहेंगे? छोटे छोटे शब्दों में गलतियां करते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा जागृति का काम है, मैं करता रहूंगा, आप मत यूज कीजिए। मैंने उधम सिंह का उल्लेख किया, हुतात्मा उधम सिंह, हुतात्मा शब्द यूज कीजिए। वीर गति को प्राप्त हो गया कहिए, शहीद हुआ मत कहिए, बलिदान दिया कहिए, प्राणों की आहुति दी। अरे हमारे भाषा में इतने सारे पर्याय उपलब्ध है, क्या आवश्यकता है उस शहीद शब्द की जो गलत है, जो हमें मारने वालों के लिए कहा गया है, उपयोग मत कीजिए। लेकिन ऐसे लोगों ने जो बलिदान दिए, उन बलिदानों के बाद मिली हुई स्वाधीनता को अभी 75 वर्ष हो गए जो हमने मनाया, और मोदी जी ने बताया है कि जब 100 साल होंगे 2047 हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? बेंजामिन जी कहते हैं कि इटर्नल विजिलेंस, ये स्वाधीनता की गारंटी है एक अर्थ से, मतलब कायम स्वरूपी सावधानगी, विजिलेंस, हमेशा सावधान रहना, सचेत रहना। और अभी सिर्फ सावधान और सचेत रहकर लाभ नहीं है, सक्रिय होना भी उसके लिए बहुत आवश्यक है, समर्पित होना भी उसके लिए बहुत आवश्यक है। स्वाधीनता चिरायु होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए, अक्षुण्ण रहनी चाहिए, उसको क्षति नहीं होनी चाहिए। तो जागरूक रहना चाहिए, संवेदनाक्षम रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। अंग्रेजों के बारे में एक जमाने में लोग कहते थे उन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए,
उन्होंने उपकार किए, उन्होंने सारे देश को जोड़ा। अव्वल तो उन्होंने सारे देश को जोड़ा नहीं, उससे पहले उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। 1000 साल पहले कम से कम कहा गया था अंग्रेज आने से पहले कि हिमालय के दक्षिण में जो समुद्र है और समुद्र के उत्तर में जो हिमालय है, इसके बीच में जो पूरा भूभाग है वो भारत है और उसकी संतति भारतीय है। विष्णु पुराण में भारत की डेफिनेशन करके रखी हुई है। भारत की डेफिनेशन करने के लिए न हमको कॉमरेडों की जरूरत है, न हमको अंग्रेजों की जरूरत है, न हमें जवाहरलाल नेहरू नाम के पंडित ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क की जरूरत है। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर बहुत कुछ अच्छे काम किए। किस लिए किए? उन्होंने डाक चालू की, तार चालू की, सड़कें बनाई, रेलवे बनाई, एजुकेशन लाया। वो हमारे लिए नहीं, इतने बड़े देश को चलाने के लिए उनको सारा स्टाफ अगर अंग्रेजों के वहां से, इंग्लैंड से अगर लाना पड़ता तो उनको इतना महंगा पड़ता कि वो उनके बस की बात नहीं थी। वो तो एक कंपनी थी, पैसा कमाने के लिए आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पैसा गंवाने के लिए नहीं आई थी। और इसलिए बजाय के क्लार्क्स को उठाकर हम लेकर आए, अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों को पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि गोरे अंग्रेज यहाँ है और यहाँ के लोगों को हम काले अंग्रेज बनाएंगे। और काले अंग्रेज बनाने के लिए इस देश के अंदर मैकॉले ने एजुकेशन सिस्टम दी, हमारे भले के लिए नहीं, हमें अनंत काल तक लूटते रहने के लिए। हमारा पैसा लूटा, हमारे लोगों को गुलाम बनाया, हमारे लोगों से सेना बनाई, हमारे लोगों की सेना से हम पर राज करते रहे, हमारे लोगों की सेना से हमको और लूटते रहे। क्या भला किया अंग्रेजों ने। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कहता था कि अंग्रेजों ने इस देश में बहुत रिफॉर्म्स किए। अभी भी ऐसे लोग मिलेंगे, बुद्धिजीवी आपको मिलेंगे, खास करके इस एरिया में ज्यादा मिलेंगे। उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति का अभ्यास किया, इसलिए नहीं अभ्यास किया कि ये बहुत महान है ऐसे उनको लगा। वो उसके अंदर कहां कहां लूप होल से देख रहे थे और हर लूप होल में उंगलियां डाल डालकर भारत का ये जो सुंदर वस्त्र है, ड्रेस है, उसको फाड़ने के लिए वो इसका अभ्यास कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल करते थे, आपको मालूम है। और फिर आज इस कार्यक्रम का औचित्य क्या है? जो उस समय अंग्रेज कर रहे थे वो आज की घड़ी में बहुत सारे लोग करते हुए दिखाई देते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा पाप किया जाता है, वो महापुरुषों को जाति में बांट देना। यहां पर लोकमान्य तिलक जी है, जन्म से ब्राह्मण है, वो कर्म से केवल ब्राह्मण नहीं है, कर्म से वो बहुत बड़ा महान व्यक्ति है। तो लोकमान्य तिलक को ब्राह्मण के जेल में मत डालिए। अण्णा भाऊ साठे जी है, दलित समाज के हैं। महाराष्ट्र में मातंग समाज है, मांग समाज है। ये मांग समाज मातंगी ऋषि के माध्यम से इस देश में उनकी लीगेसी है। कर्नाटका में जो होस्पेट है, जो किष्किंधा है, वहां मातंगी ऋषि का आश्रम था और उस मातंगी ऋषि के आश्रम के पूर्व पुरुष सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उस सांदीपनी के वंश के लोग, जिनको दुर्भाग्य से आज दलित कहा जाता है, मांग कहा जाता है, उस मांग समाज के एक महान स्वाधीनता सेनानी, महान साहित्यकार, महान लेखक, महान कवि, महान नाटककार अण्णा भाऊ साठे, लेकिन यहां पर बैठे हुए शायद ही किसी को उनका नाम पता होगा। लेकिन आज क्या है, उनको मांग समाज के जेल में बंद करके रखा है कि ये मांग समाज के हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को जेल में बंद करके रखा है कि वो दलितों के हैं।
अहिल्या देवी होळकर को ओबीसी के जेल में बंद करके रखने का षड्यंत्र होता है। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज को क्षत्रिय के जेल में बंद करके रखने का प्रयास होता है, जबकि इनमें से कोई भी महापुरुष कभी भी अपने कास्ट के लिए, अपने जाति के लिए नहीं लड़ा। वो सारे देश के लिए लड़े, सारे भारत के लिए लड़े, वो गुलामी के खिलाफ लड़े, वो स्वाधीनता के लिए लड़े। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम का मुख्य जो मैसेज है, महापुरुषों को कास्ट में बांटने का पाप बंद कर दीजिए। हम खुद बंद करें, अपने सोशल मीडिया में, अपने जीवन में, अपने भाषण में, अपने जहन से, हमारे आत्मा से ये निकाल डाले, बाद में दूसरे को जाकर बताए कि ऐसा करो। हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु कल 1 अगस्त, ये पूर्व संध्या पर कार्यक्रम, कल 1 अगस्त को सुबह 12:40 पर हुई। 12:40 मिडनाइट होता है और सारा भारत स्तब्ध था। 1920 में सबको खबर थी कि लोकमान्य की स्थिति बहुत खराब है शरीर की, और खबर कभी भी आ सकती है। जिस तरह से सारे भारतवर्ष की निगाह, ध्यान लोकमान्य तिलक जी के खबर पर थी, बिल्कुल उसी तरह से उनके हेल्थ बुलेटिन पर क्लोजली मॉनिटर कर रहे था ब्रिटिश प्रशासन, वो भी देख रहे थे। और जैसे भारत में घोषणा हो गई रात को 12:40 पर कि लोकमान्य तिलक नहीं रहे, तब एक तार भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंदन की रानी विक्टोरिया को भेजा। उस तार के शब्द आप सबको पता होने चाहिए जो लोकमान्य तिलक की महानता को दर्शाते हैं। वो तार था, नंबर 1 इज नो मोर, नंबर 1 इज नो मोर। कौन लिखता है? भारत की अंग्रेज सरकार तार भेजती है रानी विक्टोरिया को, ब्रिटिश सरकार को, नंबर 1 इज नो मोर। ये नंबर 1 क्या है? ऐसा क्या नंबर 1 है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का? अंग्रेज सरकार के दुश्मन नंबर 1 वो मानते थे। हमारा भारत में 1 नंबर का अगर कोई शत्रु है तो लोकमान्य तिलक है। क्रांतिकारी नंबर 1, विचारक नंबर 1, बुद्धिजीवी नंबर 1, मास लीडर नंबर 1, पत्रकार नंबर 1, ऐसे कितने सारे स्थानों पर लोकमान्य तिलक नंबर 1 पे थे। भारत के कोने कोने में आज भी आप जाइएगा, तमिलनाडु में आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे कि जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, नाम है बाल गंगाधर तिलक, जबकि महाराष्ट्र के परंपरा में खुद का नाम, पिता का नाम और बाद में अडनाव, सरनेम, तो बाल उनका एक्चुअली नाम केशव था, लेकिन बहनें उसको बाल 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 बोलती थी। तो बाड़, यहाँ पर आप देखेंगे ड़ है, ड़, टीड़क, बाड़, ये ड़ हिंदी में नहीं है, ये दक्षिण में होता है, आप ड़ का प्रोनाउंसिएशन ल करते हैं। तो ये बाल गंगाधर तिलक, बाड़ बाड़ बच्चे को बोलते बोलते वो नाम पड़ गया, और बाद में सब बड़े लोग कैसे बोलेंगे बाड़, तो इसलिए बोलने लगे बड़वंत, बड़वंत गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जी का पूरा नाम रख देते हैं बाल गंगाधर तिलक। और आज भी बड़े बुजुर्ग तिलक जी को तिलक जी महाराज करके बोलते हैं, और कई जगह पर भारत में आज भी बड़े बुजुर्ग उनका उल्लेख भगवान तिलक करके करते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक जी के बचपन के 2 छोटे किस्से हैं। उस समय एक ढब्बू पैसा रहता था, एक छोटा सा 1 पैसा, ढब्बू पैसा बोलते थे, मोटा रहता था। उनके पिताजी ने एक प्रतियोगिता लगाई कि एक संस्कृत श्लोक बोलो और एक ढब्बू पैसा लेकर जाओ। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने संस्कृत सुभाषित एक के पीछे एक बोलना शुरू किया, और देखते देखते संस्कृत के प्रकांड पंडित बन गए। बाल गंगाधर तिलक जी का अंग्रेजी ये कई सारे दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को विस्मय चकित करने वाला अंग्रेजी था। उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सुंदर किताबें लिखी हुई है।
बाल गंगाधर तिलक जी बच्चे थे, स्कूल में बैठे थे और टीचर पढ़ा रहा था, संत शब्द लिख रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं, सर ये जो संत शब्द है ये 3 पद्धति से लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले स लिखिए, बाद में न का पैर तोड़िए और फिर त लिखिए, पहले स लिखिए उसके ऊपर बिंदा दीजिए, बाद में त लिखिए और उसके बाद में स को लंबा खींचकर भी आप लिख सकते हैं। तो टीचर बोलता है, तुमको क्या मुझसे ज्यादा समझ में आता है, चलो प्रिंसिपल के पास। तो ये बेटा भी ऐसा ही था, ये बोला हाँ चलो प्रिंसिपल के पास, और चले गए। प्रिंसिपल कहता है, बेटा सच ही तो बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है ये बच्चा, सही बोल रहा है। ये बचपन से था। बचपन में तो एक फेमस कहानी है, सब पूरी मूंगफली खाकर उसके छिलके पड़े हुए थे। टीचर आई स्कूल में और बोली कि ये किसने छिलके यहाँ फेंके हैं, तो आपको तो पता है, आप भी उनमें से ही एक होंगे बचपन में, कोई थोड़ी ना कहेगा कि मैंने खाया हुआ है। तो सब चुपचाप बैठे हुए थे। तो टीचर ने बताया ठीक है, सारा क्लास इसको साफ करेगा। बाल गंगाधर तिलक जी खड़े रहे और उन्होंने कहा, मैंने मूंगफली खाई नहीं है, मैं छिलके नहीं उठाऊंगा। ये बचपन से तेवर उनके कई सारी चीजों में आपको देखने को मिल सकते थे। तिलक जी ने कुछ बातें हमारे सामने रखी जो हमने ध्यान में रखनी चाहिए। जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है, इसको आप लोग समझ लीजिए। पैसा कमाना है जिंदा रहने के लिए या पैसा कमाने के लिए जिंदा रहना है, इसको आपने डिसाइड करना है। उन्होंने कहा अगर करो और मरो की बात है, मरो या मारो की अगर बात है, तो फिर मारो, क्योंकि हम क्यों मरेंगे। आज बहुत ज्यादा आवश्यक है तिलक जी का ये मार्गदर्शन। उन्होंने कहा इन्होंने जो स्कूल्स चालू किए ये क्लेरिकल पोस्ट भरने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए स्कूल्स है। उन्होंने अपने देश के अंदर अपनी राष्ट्रीय प्रशाला चालू करने के लिए वहां के बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और 10 साल खुद पढ़ाने का भी काम किया। उनके साथ थे आगरकर जी, और साथ साथ उन्होंने केसरी और मराठा 2 न्यूज़पेपर्स चालू किए। केसरी मराठी में था, मराठा इंग्लिश में था। केसरी के संपादक आगरकर थे, मराठा के संपादक तिलक थे। स्कूल के अंदर वैदिक गणित सिखाते थे, देश हित की बात होती थी। एक बार एक स्कूल इंस्पेक्टर आया विजिट करने के लिए, विदाउट इंटीमेशन, विदाउट परमिशन क्लासरूम में घुस गया। उस अंग्रेज एजुकेशन इंस्पेक्टर को लोकमान्य तिलक बोलते हैं, निकल जाओ मेरे कमरे से, हाउ कैन यू एंटर माई क्लास विदाउट माई परमिशन, and probably now I will have to display one board out of my school that dogs and Britishers are not allowed। ये लोकमान्य तिलक की हिम्मत थी। छत्रपति की गद्दी को कलंकित करने के, कोल्हापुर के छत्रपति की गद्दी को कलंकित करने का षड्यंत्र एक बर्वे नाम के व्यक्ति ने चलाया। कास्टिज्म में जो बांटते हैं समझ में आना चाहिए, बर्वे और तिलक एक ही कास्ट के होते हैं। लेकिन लोकमान्य तिलक और आगरकर ने एडिटोरियल लिखा और सबको चेताया कि देखो छत्रपति की गद्दी को खत्म करने का अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र ये बर्वे कर रहा है। तो बर्वे तो हस्तक ही था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने समन भेजा और अंग्रेजों ने कहा कि आप इसका खुलासा छापिए। आपने एक न्यूज छापी, अब दूसरी न्यूज छापिए जिसमें बर्वे का स्पष्टीकरण छापिए। तिलक जी ने बताया हम नहीं छापेंगे, और दूसरे बाजू नहीं छापी, इसलिए उनको 101 दिन की जेल हुई और मुंबई के डोंगरी में उनको रखा गया 101 दिन, तिलक और आगरकर दोनों को। और आपको सुनकर हैरानी होगी, और जो लोग कास्टिज्म करते हैं उन लोगों को तो खुलकर बताना चाहिए कि उनकी बेल कराने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया था। लोग बोलते हैं ना दुखित, शोषित, वंचित और ये ब्राह्मण, उनमें कुछ नहीं था ऐसा। जो गलत था उसको गलत बोलने की हिम्मत थी। ब्राह्मण ने ब्राह्मण के खिलाफ लिखा और जेल गए। और जिनको आप कहते हैं दुखित, शोषित, वंचित,
उन्होंने जाकर इन दोनों को जेल से छुड़ाया। इतना ही नहीं तो मुंबई के गोदी कामगार जो थे उन्होंने एक दिन के लिए स्ट्राइक कर दी और बताया कि आपने इन दोनों को जो जेल किया ये गलत है। तो मजदूर भी उनके साथ जुड़ गए थे। साथियों, एक बहुत बड़े संकट केसरी पर आया। केसरी बेचना पड़ा तो लोकमान्य तिलक जी ने केसरी खरीद लिया खुद के घर से पैसे डालकर। बहुत अमीर नहीं थे उस समय, 400 रुपये में केसरी खरीदा। लेकिन उस समय के 400 रुपये कितने थे ये आज हम कहाँ कल्पना कर सकते हैं। मेरा ताई तो टिळकांचा जो वाडा आहे ना नारायण पेठेतला, तो त्यांनी त्यावेळेला विकत घेतलेला आहे, उस समय खरीदा हुआ है। बहुत बड़ा कार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का पत्रकारिता का रहा है। 1897 उसके आसपास प्लेग का बहुत बड़ा महामारी फैल गई और लोग मरते गए, बुरी तरह से मरते, गांव के गांव खत्म होते गए प्लेग के कारण। और एक प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया, उसका नाम था रैंड, और उसने पुणे में उत्पात मचाया। पुलिस जाती थी, महिलाओं के साथ बेआबरू करती थी, उनको देवी देवताओं को उठाकर बाहर फेंक देती थी सफाई करने के बहाने। और इतने अत्याचार हुए कि उससे भड़के हुए सब लोग थे। तो चापेकर ब्रदर्स मिले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को। लोकमान्य तिलक जी सुपारी खाते थे, सुपारी को वो जो कतरी रहती है अड़कित्ता, उसे कतरते कतरते लोकमान्य तिलक जी चापेकर ब्रदर्स को बोलते हैं, अभी तक रैंड जिंदा कैसे है। और दो चापेकर ब्रदर्स ने 22 जून 1897 को रैंड को ठोक दिया। तालियां अगले बात पर बजाइए। उस समय अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया में था और ऐसा वो कहते थे, सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि सन जहां पर सेट होता है वहां से जहां उगता है वहां पर भी ब्रिटिशों का साम्राज्य रहता है। तो सारी दुनिया में ब्रिटिशों का साम्राज्य था। लेकिन रैंड की हत्या ये दुनिया में पहला झटका अंग्रेजों को था कि उनके किसी अधिकारी को छापामार पद्धति से जाकर किसी ने गोली मारी। इसलिए सारी दुनिया में चर्चित ये हत्या है, रैंड की हत्या जो चापेकर ब्रदर्स ने की। और इसकी जानकारी निकालने के लिए एक ब्रेन करके एक अधिकारी को भेजा अंग्रेजों ने, और उसको भेजा ही इसलिए था कि लोकमान्य तिलक को घसीटे इस रैंड की हत्या में, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने खुलकर एडिटोरियल लिखा था, सपोर्ट में एडिटोरियल लिखा था। और जितने पत्रकार हैं वो थोड़ा समझे पत्रकारिता का कमिटमेंट क्या होता है। लोकमान्य तिलक जी के बेटे को विश्वनाथ को प्लेग हुआ था, वो पड़ा हुआ था बुखार में, और लोकमान्य तिलक केसरी के ऑफिस में एडिटोरियल डिक्टेट कर रहे थे। और एडिटोरियल डिक्टेट करते करते एक व्यक्ति आकर उनको बताता है, तिलक जी, वो उसको रोकते हैं, एडिटोरियल बताते रहते हैं, तिलक जी, वो उसको फिर रोकते हैं, एडिटोरियल बताते रहते हैं, तिलक जी विश्वनाथ नहीं रहा, आपका बेटा गुजर गया है। एक क्षण के लिए तिलक जी रुकते हैं, एक क्षण के लिए, और अपना एडिटोरियल का डिक्टेशन चालू रखते हैं। पूरा एडिटोरियल का डिक्टेशन खत्म होने के बाद अपने बेटे को मिलने के लिए, डेड बॉडी को, उनके शव को दर्शन के लिए जाते हैं। पत्रकारों को कमिटमेंट चाहिए, ये कमिटमेंट है पत्रकारिता के साथ। पॉलिटिशियन से लिफाफे लेकर जो पत्रकारिता चलती है या ब्लैकमेलिंग करने वालों की पत्रकारिता चलती है, उनको अगर समझना है पत्रकारिता क्या है तो उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पढ़ना चाहिए। लेकिन जब ब्रेन आया और लोकमान्य तिलक जी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1.5 साल का दिया गया, क्योंकि उन्होंने चाफेकर ब्रदर्स के सपोर्ट में एडिटोरियल लिखा। उन्होंने कहा कि आपने पुणे में इतने अत्याचार किए, किसी का भी माथा खराब हो जाता और कोई भी जाकर उसको मार डालता, ऐसे लिखकर उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद में उन्होंने टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने
टैक्स लगाने के बाद और गुस्सा होकर उन्होंने जो एडिटोरियल लिखा उसका हेडिंग था, सरकार से डोके ठिकाणावर आहे काय। सरकार का कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तिलक जी का एडिटोरियल। और उनको दोनों एडिटोरियल की सजा दी, 1.5 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट। लाला लाजपत राय से लेकर पूरे भारतवर्ष में सभी ने उसका विरोध किया। वो ब्रेन आया था, हेनरी ब्रेन, उनको मिलने के लिए एक कागज लेकर। बहुत सुंदर किस्सा है, सुनिए। जेल में हेनरी ब्रेन हाथ में एक कागज लेकर तिलक जी को मिलकर कहता है, तिलक जी इसके ऊपर सिग्नेचर कीजिए, मैं अभी मेरी गाड़ी में बिठाकर आपको घर जाकर छोड़ देता हूं। तिलक जी ने पूछा क्या लिखा है इसके ऊपर? डेविड ब्रेन कहता है, हेनरी ब्रेन कहता है कि इसमें लिखा है कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा, बस आप सिग्नेचर कीजिए, मैं आपको अभी घर जाकर छोड़ देता हूं। तिलक जी कहते हैं मेरे पास भी एक कागज है, उस कागज पर क्वीन विक्टोरिया के सिग्नेचर लेकर आइए। हेनरी ब्रेन पूछता है कि क्या लिखा है उस कागज पर? उन्होंने कहा है कि हम तुरंत भारत छोड़कर चले जा रहे हैं, इस कागज पर आप क्वीन विक्टोरिया के दस्तखत लेकर आइए, मैं तुरंत राजनीति छोड़कर हिमालय चला जाऊंगा, तपश्चर्या करूंगा। ये लोकमान्य तिलक जी थे। उन्होंने वंग भंग जब हुआ, बंगाल के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हिंदू समाज को एकत्रित लाने के लिए शिव जयंती का उत्सव सार्वजनिक करना शुरू किया। हिंदू समाज को एकत्रित लाने के लिए उन्होंने गणेशोत्सव सार्वजनिक करना शुरू किया। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, महात्मा गांधी जी के छत्र छाया में जब तक कांग्रेस नहीं गई थी, उससे पहले लोकमान्य तिलक जी की छत्र छाया में जब तक कांग्रेस थी, तब तक कांग्रेस का हिंदुत्व से कोई प्रॉब्लम नहीं था। महामना मदन मोहन मालवीय 2014, 15, 16 3 वर्ष हिंदू महासभा के भी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे। उनको किसी ने पूछा नहीं कि आप हिंदू महासभा के कैसे प्रेसिडेंट हो और कांग्रेस के भी कैसे प्रेसिडेंट हो। कांग्रेस को समस्या नहीं थी हिंदुत्व से, ये प्रॉब्लम बाद में शुरू हुआ है। ये गणेशोत्सव मनाने के लिए बताया, शिव जयंती मनाने के लिए बताया, क्रिसमस मनाने के लिए नहीं बताया, सार्वजनिक ईद मनाने का काम नहीं किया, सार्वजनिक कव्वालियों का आयोजन लोकमान्य तिलक जी ने नहीं किया। उनके दिमाग में स्पष्ट था, भारत को स्वाधीन करना है मतलब हिंदुओं को स्वाधीन करना है, मतलब भारत हिंदू राष्ट्र है, इसके बारे में उनके दिमाग में कोई संदेह नहीं था। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने बम फोड़ा, ब्रिटिश हिल गए। लोकमान्य तिलक जी के घर पे, सिंहगढ़ वाले घर पे बॉम्ब बनाने के मैनुअल्स मिले जो उन्हें सेनापति बापट ने दिए थे, जो स्वातंत्रवीर सावरकर जी के बताने पर सेनापति बापट ने सीखा था बॉम्ब कैसे बनाना। और फिर एक बार लोकमान्य तिलक जी को अरेस्ट किया गया और इस बार यह तय करके कि इनको छोड़ना नहीं है, 6 साल उनको काला पानी की सजा हुई, मंडाले भेज दिया। मुंबई के मजदूर इतने दुखी हुए कि उन्होंने 6 दिन की हड़ताल मुंबई के डॉक्स में की। सारी मुंबई की मिलें 6 दिन बंद रही क्योंकि लोकमान्य तिलक जी को 6 साल के लिए भेज दिया जेल में। साथियों, ये उस समय आपको सुनकर शौक लगेगा, लेनिन ने, रशिया में लेनिन ने कहा कि हम तो सुनते थे कि अपने सैलरी के लिए मजदूर स्ट्राइक करते हैं, अपने अधिकारियों के लिए मजदूर स्ट्राइक करते हैं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए मजदूर स्ट्राइक करते थे, ये तो कम्युनिज्म का तत्वज्ञान है। लेकिन एक फ्रीडम फाइटर को जेल में डाला, इसलिए पहली बार हम सुन रहे कि मजदूर स्ट्राइक कर रहे, दैट इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वी ऑल शुड नो। साथियों, ये तिलक जी 6 साल रहे, उसमें उन्होंने गीता रहस्य लिखा। भगवत गीता के ऊपर लिखा हुआ बेहतरीन ग्रंथ अगर कोई है उस जमाने में आज भी, वो गीता रहस्य है, वो मराठी में है। लेकिन घर जब वापस लौटे तब उनकी पत्नी गुजर गई थी। चुपचाप रात को लाकर छोड़ा,
दारवान ने पूछा आप कौन हो? तिलक ने बताया मैं इस घर का मालिक हूँ। वो दारवान कहता है मालिक तो घर के अंदर है, तो उसको जाकर पूछ बता घर का असली मालिक आया है। तो अंदर जाकर बताता है उनके बेटे को कि बाहर एक आदमी आया है, बताया मैं इस घर का मालिक हूँ। तो बेटा दौड़ कर गया और उसने दरवाज़ा खोला, तिलक जी को घर के अंदर लिया, बेटे को बताया तेरी माँ की इच्छा थी तुम पढ़ो, तुम सेटल हो जाओ अच्छी तरह से, बिजनेस करना है करो, फैक्ट्री लगाना है फैक्ट्री लगाओ। एक ब्राह्मण बाप अपने बेटे को बताता है चाहे जूते की फैक्ट्री लगा, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जूते ऐसे बनाना कि इंटरनेशनल मार्केट में तेरे जूतों की डिमांड होनी चाहिए। ये लोकमान्य तिलक जी का स्वदेशी। उन्होंने मुंबई में स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी शादी। जेल से आने के बाद उन्होंने फिर एक बार संघर्ष चालू किया और उस समय उन्होंने जो कहा था वो सबसे फेमस वाक्य है, स्वराज्य ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं हासिल करके रहूंगा। इस देश में स्वराज्य का नारा पहली बार, स्वराज्य होम रूल इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बोलने वाले, ये दहाड़ देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे। मैं घंटों बोल सकता हूं लेकिन मुझे 5 मिनट क्यों न हो लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी के बारे में भी बोलना है। एक तरफ ये महापुरुष है, मैं चीजों को संयोगवश नहीं मानता। जिस दिन 1 अगस्त 1920 सुबह 12:40 को लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ, उसी दिन 1920 सांगली के वाड़वा तालुका में वाटे गांव में लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी का जन्म हुआ। नियति करते रहती है, नियति करते रहती है। उस समय की आवश्यकता लोकमान्य तिलक थी, आने वाले समय की आवश्यकता भारत की अण्णा भाऊ साठे रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ है 1920 में। अण्णा भाऊ साठे मातंग समाज के, जो गांव के बाहर दलितों को रखा जाता था उनमें से, स्कूल में पढ़ने का अधिकार मुश्किल से मिलता था और अगर पढ़ने को मिलता भी था तो दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, दरवाजे के अंदर नहीं। बाहर से सुनो जितना सुनने आया है, और कोई मस्ती करी तो टीचर उसको मारेगा। तो उसके मास्टर ने अण्णा भाऊ साठे, जिनका नाम तुकाराम था, इस छोटे से तुकाराम को छड़ी फेंक कर मारी। यूजुअली जो टीचर है छड़ी जाकर हाथ पर मारता है, फेंक कर क्यों मारी? क्योंकि वो अछूत आदमी है, अछूत बच्चा है। उसको अगर छड़ी हाथ से मारेंगे तो छड़ी का दूसरा छोर उसको टच करेगा और फिर इनका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी भयंकर कुकल्पनाओं में जब हिंदू समाज पड़ा हुआ था, ऐसे समय छड़ी फेंक कर मारने वाले मास्टर को देखकर गुस्से से तुकाराम, छोटा सा बच्चा, स्कूल छोड़कर भागा। 1.5 दिन स्कूल में गया हुआ व्यक्ति है ये, 1.5 दिन, 1.5 day he attended school in his life and he never ever attended school in his throughout the life. He never went to any college. वो कहीं नहीं गए पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने विद्या संपादन की। विद्या संपादन करने के लिए स्कूल में ही जाना चाहिए, इस गलतफहमी को दूर करना है तो अण्णा भाऊ साठे पढ़िए। और जब इतना घर में इतनी गरीबी, सब भाइयों को सांगली से मुंबई पैदल चल के जाने पड़ा। 550 माइल पैदल चलते गए 7 दिन। पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं। कहीं पानी पीने जाएंगे तो जात पूछेंगे, जात सुनने के बाद पानी नकारेंगे। कितने अन्याय! ये अन्यायों को सहन करते करते वो जब पहुंचे, उन्होंने पहला काम क्या मिला उनको मुंबई में? उनको मुंबई में काम मिला पोस्टर्स चिपकाने का। उस समय पोस्टर्स, फिल्मों के पोस्टर्स, फिल्में थी मुंह कपट थे, उसमें साउंड नहीं रहता था। जिन्होंने पोस्टर्स चिपकाने का काम किया, 15 साल में ऐसा तेजस्वी जीवन जिसके बारे में मैं लंबा नहीं बता सकता। 15 साल बाद उन्होंने 35 नॉवेल्स लिखे, 35 नॉवेल्स, 35 कादंबरियां, 14 लोकनाट्य, 14 ड्रामाज,
13 कथा संग्रह पता है आपको, 240 कथाएं, स्टोरीज 13 किताबों में। महाराष्ट्र में एक वीर रसपूर्ण गाना गाने का एक स्टाइल है, गाने का प्रकार है, उसको पोवाड़ा कहते हैं। क्योंकि शिवाजी महाराज का जीवन अगर आपको सुनना है तो न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया जैसे गानों से नहीं हो सकता है। उसमें वीर रस है और फिर उसमें आवाज चढ़ते जाता है और किस तरह से शिवाजी महाराज उस गढ़ को फतह करते हैं, जीत लेते हैं, उसका वर्णन होता है। किस तरह से तानाजी है, किस तरह से अलग अलग बाजी प्रभु देशपांडे, ये सबके वर्णन। और इस प्रकार के गाने का जिसको पोवाड़ा कहते हैं, ऐसे 10 पोवाड़े उन्होंने लिखे, 7 फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखे और उसमें से फकीरा ये सबसे फेमस फिल्म स्क्रिप्ट है। बाद में वो स्टोरी हिंदी फिल्म में भी चुराई और आज मैं जाकर जानबूझकर टाइटल्स देख रहा था तो उन्होंने अन्ना भाऊ साठे का नाम नहीं लिखा है, लेकिन स्टोरी पूरी चुराई हुई है। वो शशि कपूर का गाना है ना, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे को भी होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। ये एक्चुअल फकीरा लिखे हुए हैं अन्ना भाऊ साठे। उन्होंने जो फिल्में लिखी, जो जिस दिन कादंबरियों पर फिल्में बनाई, एक दिन गरीबी के कारण भूखे पेट दूसरों के फिल्मों के पोस्टर्स लगाने वाले अन्ना भाऊ साठे की फिल्मों के पोस्टर्स दुनिया लगाने लगी। अन्ना भाऊ साठे का साहित्य भारत के ही नहीं, दुनिया के 27 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है। मामूली व्यक्ति नहीं है, असामान्य व्यक्ति है। उन्होंने जो पोवाड़ा गाया छत्रपति शिवाजी महाराज पर, उसका एक बहुत सुंदर किस्सा है। उनको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से बुलावा आया, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो जा नहीं सके थे। लेकिन बाद में जब रशिया में बुलावा आया, तब तक उनकी फिल्में हिट हुई थी, उनके किताबें हिट हो गए थे, वो एक व्यक्तित्व बन गए थे। तो वो विमान में बैठकर रशिया का प्रवास किए और रशिया पहुंचने के बाद रशिया के राष्ट्राध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं, रशिया के बड़े बड़े लोग सामने बैठे हुए हैं और ये शिवाजी महाराज पर लिखा हुआ पोवाड़ा गाते हैं और गाते गाते रशियन भाषा में अनुवाद हो रहा है और शिवाजी का पोवाड़ा सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं रशियन लोगों में। उनको रिटर्न टिकट कैंसिल करना पड़ा। अलग अलग शहरों में अन्ना भाऊ साठे को बुलावे आए रशिया में, अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने पोवाड़ा सादर किया, शिवाजी महाराज की जीवनी बताई और बाद में भारत वापस आए। कुछ दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए रशिया और नेहरू जी को पूछा रशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने कि आप इतने बार मिलते हो, इंडिया के बारे में हमारी बात होती है, आपने कभी छत्रपति शिवाजी हमें नहीं बताया। तो नेहरू कहते हैं ये शिवाजी आपको कहां से पता चला? हाँ तो फिर क्या, आपके अन्ना भाऊ साठे आए थे ना, उनसे हमें पता चला। क्या है ये साठे सरनेम? ये जैसे मातंग समाज में है वैसे ब्राह्मण समाज में भी है। और उस समय एक साठे नाम के बहुत बड़े कांग्रेस के मंत्री भी थे और वो ब्राह्मण थे। तो पंडित नेहरू को लगा था कि हाँ चलो ये भी कोई ब्राह्मण होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेहरू का खानदान ये दलितों का अत्यंत विरोधी खानदान है, उनसे चिढ़ने वाले हैं। दे आर प्योरली एंटी दलित्स। बाबा साहेब अंबेडकर जी को कदम कदम पर अपमानित करने का काम नेहरू जी ने किया हुआ है, हमको मालूम होना चाहिए। उसके ऊपर अलग बात हो सकती है। लेकिन जब वापस आए, यशवंतराव चव्हाण जी को पंडित नेहरू ने पूछा, चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के उस समय, कि भैया ये महाराष्ट्र में अन्ना भाऊ साठे कौन है? तो यशवंतराव चव्हाण जी को मालूम नहीं अन्ना भाऊ साठे कौन है। यशवंतराव चव्हाण जी ने लता मंगेशकर जी को फोन लगाया कि ये अन्ना भाऊ साठे कौन है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी कलाकार। लता जी को पता था अन्ना भाऊ साठे कौन है और लता जी ने बताया यशवंतराव चव्हाण को कि अन्ना भाऊ साठे क्या चीज है। यशवंतराव चव्हाण ने जी नेहरू को बताया अन्ना भाऊ साठे क्या है।
तो अण्णा भाऊ साठे को मैसेज भेजते हैं पंडित नेहरू, उनको बताइए पंडित नेहरू उनसे मिलना चाहते हैं, उनको दिल्ली में उनके घर बुलाना चाहते हैं। अण्णा भाऊ साठे के पास मैसेज जाता है कि आपको भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया है। अण्णा भाऊ साठे उत्तर देते हैं, मुझे उनको मिलने की कोई इच्छा नहीं है। अगर उनको मुझे मिलने की इच्छा है तो मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, उनको मेरे मुंबई के झोपड़पट्टी में जो मेरा घर है इधर आना पड़ेगा उनको मिलने के लिए। ये मैसेज देने वाले ये लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे हमें मालूम होना चाहिए। पहले जीवन में उन्होंने गरीबी में बहुत संघर्ष किया है और वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हैं और 20-25 साल उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाया है। और साथियों, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन मैं अण्णा भाऊ साठे से प्रेम करता हूं। वो कम्युनिस्ट है इसलिए उनके प्रति प्रेम न करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उनके विचारों को रास्ता देने के लिए उनके पास रास्ता एक ही था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का था। स्वाधीनता में वो शामिल हुए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी कभी स्वाधीनता में शामिल नहीं हुई। लेकिन स्वाधीनता के लिए अण्णा भाऊ साठे बचपन में जेल में भी गए। लेकिन जैसे स्वाधीनता मिली तब एक स्लोगन आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आपको पता नहीं है वो स्लोगन देने वाला व्यक्ति कौन है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। सुना था ना आपने? ये स्लोगन देने वाले व्यक्ति लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और उन्होंने बीड़ा उठाया अपने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, जाति व्यवस्था के ऊपर होने वाले आघातों के लिए। और बाद में वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फैन बन गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को गुरु माना और उन्होंने कहा, देखिए आखिरी विषय बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूं। महापुरुष हमारी संस्कृति का पूरा उपयोग करते हैं, सारी चीजों का रेफरेंस देते हैं। मैं जानता हूं अण्णा भाऊ साठे को हिंदुत्व के ऊपर कोई गर्व नहीं था, लेकिन उनको मातृभूमि पर गर्व था। मतलब हिंदुत्व नहीं है क्या? उनको छत्रपति शिवाजी महाराज पर गर्व था, तो उनको गर्व नहीं है क्या हिंदुत्व पर? जो मातृभूमि को मानता है, जो शिवाजी महाराज को मानता है, लेकिन हिंदू धर्म को नहीं मानता है, क्या फर्क पड़ता है? मातृभूमि और हिंदुत्व कुछ अलग है, छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुत्व कुछ अलग है। और लोकमान्य लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे कभी देव दर्शन नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने कविता में प्रणाम किया है। पहला प्रणाम माय भूमि को, पहला प्रणाम जो है मैं मातृभूमि को कर रहा हूं, दूसरा प्रणाम शिवराय को, शिवाजी महाराज को, और तीसरा प्रणाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। और जो पुराणों में कहानी है, गजराज का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसने विष्णु का पुकारा किया, और विष्णु भगवान को पुकारने के लिए उसने कमल का फूल निकालकर विष्णु के चरणों में चढ़ाया। सावरकर जी को जब उनके भाभी ने पत्र लिखा कि कितनी तबाही हो रही है हमारी, कितनी बर्बादी हो रही है, क्या इसीलिए हम लोग बहुएं बनकर आई सावरकर खानदान में? आप सब लोग जेल में हो, हमें घर से बाहर निकाला है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तब सावरकर जी उनको लिखते हैं कि जब ऐरावत का पैर फंसा हुआ था और ऐरावत ने कमल निकालकर विष्णु के चरणों में चढ़ाया, रोज करोड़ों फूल निर्माण होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जो कमल का फूल था वो अमर हो गया, जो विष्णु के चरणों में गिर गया। हजारों लाखों परिवार जन्म लेते मर जाते हैं, एक सावरकर परिवार अगर भारत माता के चरणों में बलि चढ़ जाता है तो क्या बुरी बात है? अब दलित समाज की पीड़ा के लिए भी अण्णा भाऊ साठे इसी का उपयोग करते हैं। कहते हैं, गुलामगिरीचा या चिखलात ऋतू न बसला ऐरावत। ये जो कीचड़ है जिसमें ये हाथी ऐरावत अटक कर बैठा, ये गुलामगिरी है, दलितों की गुलामगिरी है। इसमें से बाहर निकलो। और फिर वो अपना सर्वस्व किसको मानते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर जी। और बोलते हैं, वो सांगून गेले भीमराव, बताकर गए भीमराव अम्बेडकर, जग बदल घालूनी घाव।
एक ऐसा हथौड़ा मारो कि ये व्यवस्था को बदल दो। ऐसे लोकशाही अण्णा भाऊ साठे जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे 5 तारीख को यहाँ पर ही कार्यक्रम है, अण्णा भाऊ साठे जी के ऊपर 1 घंटा मेरा वहाँ पर भाषण होगा। उसमें भी बोलने के लिए कुछ मैं बाकी रखूँगा। और आज आप सब लोगों को इसी बात को बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूँ कि ये दोनों जो है देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, एक स्वाधीनता के लिए जिए और एक स्वाधीनता अक्षुण्ण रखने के लिए, अक्षय रखने के लिए, चिरायु रखने के लिए जिए। ऐसे महापुरुषों को हम सुने, हम हमारे आने वाली पीढ़ी को बताएं, हम इसे पढ़ें, सोशल मीडिया में पढ़ें, सोशल मीडिया में लोगों को लिखें और जन जागृति का हम सब काम करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 2 घोषणाएं, अमर रहे, अमर रहे लोकशाही, अण्णा भाऊ साठे अमर रहे। बोलिए अमर रहे, अमर रहे। नाम यहाँ पढ़िए, लोकशाही अण्णा भाऊ साठे। घोषणा अच्छी बोलेंगे आप। बोलिए अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अगली घोषणा, अमर रहे, अमर रहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।